अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज अहमद और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं BScs के फॉल 2024 की जो क्यूरीज हैं एसक्यूएल क्यूरीज उनका सोल्यूशन। तो बेसिकली इस पेपर के अंदर हमें कहा गया है कि पहले नंबर पे तो हम लोगों ने कंसीडर करना है ये फॉलोइंग डेटाबेस टेबल्स को। दो डेटाबेस टेबल्स, एक इंप टेबल दिया है और एक डेप्थ टेबल दिया है, ठीक है। साथ इन्होंने एट्रीब्यूट्स भी दे दिए हैं। जो हमारी प्राइमरी कीज हैं उनको अंडरलाइन कर दिया है, एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर जो कि प्राइमरी कीज हैं। जो डेप्थ नंबर हमारे पास है एम्प्लॉय टेबल के अंदर है वो फॉरेन की है जो कि रेफर कर रही है डिपार्टमेंट टेबल डेप्थ टेबल के प्राइमरी की को, ठीक है गया। नेक्स्ट उसने कहा है ए पार्ट के अंदर क्रिएट करें इंप टेबल। जो एम्प्लॉय टेबल हमें दिया गया ना, इसको हम लोगों ने एसक्यूएल क्यूरीज की मदद से क्रिएट करना है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स और उनके कॉन्स्ट्रेंट्स हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सिंपल हम लोगों ने एसक्यूएल क्यूरीज को यूज करते हुए एक टेबल क्रिएट कर लेना है। क्या होगा, पहले नंबर पे हम लोग किस तरीके से क्रिएट क्यूरी लिखते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर डाल देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट की डाटा टाइप, डाटा टाइप क्या होगी, एम्प्लॉय नंबर है, नंबर किस चीज से रिप्रेजेंट हम लोग इंट या इंटीजर से करते हैं तो फिर हम इंट लिख देंगे। आगे हम लोग थर्ड चीज लिखते हैं कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट हमें दिया प्राइमरी की। दूसरा जो सा होगा ई नेम, उसके हम लोग करेक्टर टाइप क्या डाटा टाइप क्या रखेंगे, या तो चार रख सकते हैं या वार चार रख सकते हैं। हम लोग ज्यादा प्रेफरेबली अगर हमारा फिक्स्ड नंबर ऑफ करेक्टर्स ना हो, जिस तरह के कोई हमारे पास कह लें कोड वगैरह, किसी चीज का कोड है जो फिक्स्ड करेक्टर्स के ऊपर मुबनी है, उस टाइप का होता है तो हम चार यूज कर लेते हैं। एल्स हम लोग जहां पर हमारा वेरिएबल करेक्टर्स हों, यानी कि ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, तो उस केस में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं वारचार। तो हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे ई नेम वारचार, कुछ साइज रख लेंगे ऑलमोस्ट 20 के करीब रख लेंगे, इससे ज्यादा लंबे तो नाम होते नहीं है अमूमन। तो आगे हम लोग जो कॉन्स्ट्रेंट है वो लगा देंगे नॉट नल का। उसके बाद जो जॉब है वो हमारी वारचार ही होने वाली है, वारचार 15 रख लें। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर एक कॉन्स्ट्रेंट जो सा लगाएंगे वो चेक का कॉन्स्ट्रेंट होगा, यानी कि उसने चेक करना है, या तो प्रोग्रामर होगा इनपुट जो सा इंसर्ट के अंदर उसने लिखा होगा ना स्टेटमेंट, या प्रोग्रामर दे सकता है, डीबीए दे सकता है, या फिर एनालिस्ट दे सकता है। इसको किस तरीके से करना है, चेक जॉब इन प्रोग्रामर डीबीए एनालिस्ट, यानी कि या तो प्रोग्रामर हो या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो या एनालिस्ट हो, इसके अलावा कोई और जॉब हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो सैलरी रेंज है वो हम लोग सेट किस तरीके से करेंगे, सिमिलरली चेक का कॉन्स्टेंट लगा देंगे, चेक सेल बिटवीन 25,000 एंड 150,000, ठीक है। उसके बाद जो सी सेकंड लास्ट है वो है हायर डेट। हायर डेट डाटा टाइप हम लोग क्या रखेंगे, क्योंकि डेट है ना, सिर्फ हम लोगों ने डेट स्टोर करनी है तो इसकी डाटा टाइप डेट आ जाएगी। उसके बाद हम लोग आगे डिफॉल्ट का कॉन्स्टेंट लगाएंगे सिस डेट। ये जो सा एसक्यूएल लाइट मेरे ख्याल से होते हैं उसके अंदर सिस डेट हम लोग यूज कर सकते हैं। जो माई एसक्यूएल होती है उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं करंट अंडरस्कोर डेट, ठीक है। करंट डेट से ये होता है जो हमारी सिस्टम की करंट डेट है ना वो असाइन हो जाती है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद जो सा डेप्थ नंबर होगा वो रेफर करेगा हमारा डिपार्टमेंट टेबल के डेप्थ नंबर को, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि ये फॉरेन की है, फॉरेन की जो रेफर करेगी डिपार्टमेंट टेबल के डेप्थ नंबर को, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पहले नंबर पे क्रिएट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये क्यूरीज रन करेंगे। पहले क्रिएट वाली क्यूरी मैं आपको दिखा देता हूँ और समझा भी देता हूँ कि वो किस तरीके से की गई है। डिपार्टमेंट टेबल आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपको नहीं कहा गया, ये जस्ट मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि मैंने अपने डाटाबेस के अंदर तो ये भी बनाई थी ना। तो जो दूसरी है क्यूरी एम्प्लॉय वाली वो आपने क्रिएट करके देनी है, उसे सिर्फ ये वाली चीज़ आप प्रोवाइड करेंगे पेपर के अंदर, ठीक है। क्रिएट टेबल इंप, यानी कि हमारा टेबल नेम क्या है इंप,
उसके बाद हम लोगों ने वही सारी चीजें एग्जैक्टली जो मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। हम लोगों ने पहले एट्रीब्यूट नेम लिखा, एट्रीब्यूट की डाटा टाइप लिखी इंटीजर, उसके बाद उसके ऊपर कॉन्स्टेंट प्राइमरी की लगा दिया। दूसरा एट्रीब्यूट हमारा ई नेम है, varchar रखा हम लोगों ने, 15 रख लिया, 20 भी रख सकते हैं डिपेंडिंग आप क्या प्रेफरेबल है। 20 के करीब ही, इससे ज्यादा हमारे लेंथी नेम होते नहीं है, तो इस वजह से हम लोग अप्रोक्सीमेट रख लेते हैं जितने तकरीबन हो सकते हैं, ठीक है। varchar 20, उसके बाद कॉन्स्टेंट हम लोगों ने नॉट नल का कॉन्स्टेंट लगा दिया। थर्ड चीज है जॉब, जॉब को भी varchar हम लोगों ने असाइन किया, कोई करेक्टर स्ट्रिंग ही आने वाली है इसके अंदर भी, प्रोग्रामर, डीबीए, एनालिस्ट, कोई करेक्टर स्ट्रिंग ही होने वाली है। 30 रखी हुई है इधर, आप अगर 20 भी रख लेते हैं तो फिर भी ठीक है। आप या फिर इस तरह भी चेक कर सकते हैं, प्रोग्रामर की लेंथ सारों से ज्यादा आपको लग रही है, तकरीबन कितनी है ये, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऑलमोस्ट 10 के करीब है। आप 12 रख लें कि इसके करीब ही आपकी लेंथ होने वाली है, इससे ज्यादा नहीं होगी लेंथ, ठीक है। यहाँ पर ये जो सा कॉन्स्ट्रेंट है चेक का, ये क्या काम करता है, जिस टाइम आप इंसर्ट डाटा कर रहे होंगे वो चेक करेगा प्रोग्रामर, डीबीए या एनालिस्ट है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होगा तो वो एरर जनरेट कर देगा। ये कॉन्स्ट्रेंट आपको दिया हुआ था पेपर के अंदर। उसके बाद सैलरी के ऊपर भी इसी टाइप का कॉन्स्टेंट है। अब इधर सैलरी जो सी है इंटीजर डाटा टाइप रखी हुई है, अगर आपको प्रेफरेबल लगता है कि आप न्यूमेरिक रखें, यानी कि डेसिमल पॉइंट्स के अंदर भी आप सैलरी को स्टोर कर सके, तो फिर आप इसको न्यूमेरिक डाटा टाइप भी रख सकते हैं। वैसे मेरे मुताबिक इंटीजर डाटा टाइप ज्यादा अच्छी होगी इसके लिए हमारे पास सैलरी के लिए। उन्होंने 25,000 एंड 150,000 के दरमियान का कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, जिसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट हमें दिख नहीं रहे, तो फिर ना हमें उसने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि डेसिमल या न्यूमेरिक डाटा टाइप ही यूज करो। अगर वो रिस्ट्रिक्ट कर देता तो हमें एग्जैक्ट वही यूज करनी है, लेकिन अब हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ तो हम इंटीजर डाटा टाइप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इधर आप देख रहे होंगे, इधर मैंने इंटीजर लिखा हुआ है, इधर इंट लिखा हुआ है, दोनों सिंटैक्स ठीक है। आप चाहे इंटीजर लिख लें चाहे इंट लिख लें, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर आप एक जगह इंटीजर लिख रहे हैं तो दूसरी जगह भी इंटीजर ही लिखें, ज्यादा प्रेफरेबल है, थोड़ा सा कंसिस्टेंट सा एक फ्लो बन जाता है। आगे हम लोगों ने वही चेक का कांस्टेंट जिस तरह ऊपर वाले के अंदर लगाया था, ऊपर वाले के अंदर जो सा चेक कर रहा था वो चेक कर रहा था बिटवीन, या तो बिटवीन इनका जो सा कांस्टेंट होता है वो चेक करता है, और की कंडीशन होती है, कह लें इन तीनों के दरमियान और लग गया हमारे पास, या प्रोग्रामर है या फिर डीबीए है या फिर एनालिस्ट है। जो यहाँ पर हम लोगों ने किया है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू कह लें 25,000 एंड लेस देन इक्वल टू 150,000, यानी कि हमारी 25,000 से 150,000 के दरमियान होनी चाहिए सैलरी। एक तो ये तरीकाकार है, दूसरा तरीका आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, सेल बिटवीन 25,000 एंड 150,000, इस तरीके से भी लिख देंगे तो फिर भी आपका वर्क बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट थी हायर डेट। हायर डेट की डाटा टाइप जिस तरह ऑलरेडी मैंने स्पेसिफाई कर दी थी, डेट होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर डेट टाइप का डाटा स्टोर करवाना ना। उसके बाद आगे हमें उसने कहा है कि डिफॉल्ट इसका जो कॉन्स्टेंट है, डिफॉल्ट का कॉन्स्टेंट हम लगाएंगे कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होने वाली है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी जो करंट डेट, हमारी अभी की डेट है। तो ये हमारे जो से होते हैं ना, ये सिंटैक्स होते हैं, ये आपको याद करने होते हैं। करंट डेट आपको इसी एग्जैक्ट पैटर्न के अंदर लिखना है, यानी कि करंट अंडरस्कोर फिर डेट। अगर इसके अंदर आप कोई मिस्टेक करेंगे तो फिर वो आपका सिंटैक्स एरर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर, ये हम लोगों ने बना लिया लास्ट जो सा एट्रीब्यूट है। अच्छा, वैसे कुछ वीडियोस के अंदर मैंने कॉन्स्टेंट दूसरे तरीके से लगाने का भी, फॉरेन की कॉन्स्टेंट सिंपल इधर लगाने का भी तरीका दिखाया है, यानी कि हम लोग इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, रेफरेंसेस डेप्थ नो, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप फॉरेन की बना सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीके का ये है, दूसरा तरीका मैंने इधर जो सा यूज किया हुआ है। अगर आप ये वाला तरीका यूज करेंगे ना तो फिर आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखनी, ठीक हो गया, इस स्टेटमेंट को आप नहीं लिखेंगे अगर आप ये वाला तरीका यूज करते हैं। एल्स अगर आप दूसरा तरीका यूज करना चाह रहे हैं, ये वाली स्टेटमेंट आप नहीं लिखेंगे सामने,
और अल्टरनेट वेज भी बंदे को पता होने चाहिए। अगर वो कह देते कि ऐड कॉन्स्ट्रेंट करें बकायदा इस तरीके से, आपने इस फॉर्मेट के अंदर कॉन्स्ट्रेंट ऐड करना है, तो फिर आपको आइडिया होना चाहिए कि कॉन्स्ट्रेंट किस तरीके से ऐड कर रहे होते हैं हम पूरे टेबल के ऊपर। तो आप लिखेंगे कॉन्स्ट्रेंट, ये कीवर्ड है आपका कॉन्स्ट्रेंट। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी आपकी मर्जी का नाम है, कुछ भी कॉन्स्ट्रेंट का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको पसंद हो। कीवर्ड ना हो जो ऑलरेडी यूज्ड कोई वर्ड है, जिस तरह के इंप या सेल या हायर डेट या डेप्थ नो, वो ना हो, कुछ और हो। रिजेंबलिंग आप रख सकते हैं। अब मैंने एफ के डेप्थ रखा हुआ है, यानी कि फॉरेन की डेप्थ का मैं ये बनाने वाला हूँ कॉन्स्टेंट, इस वजह से इसको मैंने सिंपल सा नेम दिया एफ के डेप्थ। आप इधर कुछ और नेम भी अगर लिखना चाहते हैं, कोई इस पे आपको रोकथाम नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है आपने कुछ रेलेवेंट टू द कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट आप लगा रहे हैं उसके रेलेवेंट हो। यूनिकनेस कॉन्स्टेंट है तो आप यूनिक डेप्थ लिख दें कि डिपार्टमेंट नंबर पे हम लोग यूनिकनेस का कॉन्स्टेंट लगा रहे हैं। या यहाँ पर जिस तरह फॉरेन की का कॉन्स्टेंट लगा रहा था मैंने एफ के डेप्थ, यानी कि फॉरेन की जो सी डिपार्टमेंट टेबल के साथ हमारी एसोसिएट होने वाली है उसका मैं कॉन्स्टेंट लगा रहा हूँ। आगे ये मैंने कीवर्ड यूज किया फॉरेन की, यानी कि मैं फॉरेन की बना रहा हूँ। किस चीज को फॉरेन की बना रहा हूँ? डिपार्टमेंट नंबर, डेप्थ नंबर, जो सा हम लोगों ने इधर एक अपना एट्रीब्यूट बनाया था, उसको मैं क्या बना रहा हूँ? फॉरेन की बना रहा हूँ। ये रेफर किसको कर रही है? डिपार्टमेंट टेबल के डेप्थ नंबर को, जो सा हमें डिपार्टमेंट टेबल इधर दिया गया था ना, उसके डेप्थ नंबर को हमें असाइन किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया ठीक। ये हमारी जो सी है ये क्रिएट की क्यूरी थी, जो सी हम लोगों ने लिख ली है, क्रिएट एम्प्लॉय टेबल की। ठीक है, आप इसको एज इट इज लिख देंगे उधर पेपर के अंदर। मैंने क्योंकि टेबल्स क्रिएट ऑलरेडी किए हुए हैं, डिपार्टमेंट टेबल भी एम्प्लॉय टेबल भी, ताकि हम लोग इसको जस्ट रन करें। ठीक है, नेक्स्ट अब आ गया हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर क्या है? डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज विद एन आइडेंटिफायर व्हिच इज कंपोजिट ऑफ द फर्स्ट टू कैरेक्टर्स ऑफ देयर जॉब एंड द ईयर ऑफ देयर हायर डेट। ये भी बिल्कुल सिंपल सी आपकी क्यूरी है। तो इस क्यूरी के अंदर उन्होंने क्या कहा है कि हम लोगों ने सारे एम्प्लॉयज शो करवाने हैं, साथ में एक आइडेंटिफायर शो करवाने हैं, जो क्या होगा? कंपोजिट होगा हमारे जॉब के फर्स्ट टू कैरेक्टर्स का और जो सा हमारा ईयर ऑफ हायर डेट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आप देख लें कोई बंदा 2025 के अंदर हायर हुआ, ठीक है, 2025 के अंदर, और उसकी जो हायर डेट थी, जो जॉब है उसकी सेल्समैन है। ठीक है, या फिर हाँ सेल्समैन कर लेते हैं। अब एक बंदा है जो सेल्स मैन है और वो हायर हुआ है हमारा 2025 के अंदर, सेल्समैन। ठीक है, 2025 के अंदर उन्होंने कहा है हम लोगों ने एक आइडेंटिफायर शो करना है जिसका जो फर्स्ट टू कैरेक्टर्स ऑफ जॉब हो जिसके अंदर हमारे पास, यानी कि SA और ईयर ऑफ हायर डेट आए हमारे पास। फिर हम लोगों को क्या चाहिए होगी? हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ द जॉब, और हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लेना है अपना ईयर ऑफ द हायर डेट। तो जो हमारा आंसर आएगा ना, वो हमारा आइडेंटिफायर के तौर पे शो हो रहा होगा। हम इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर लेंगे और हम लोग आंसर शो कर देंगे। ठीक है, यानी कि SA 2025। तो अब ये काम हम लोगों ने करना किस तरीके से है? बिल्कुल आसान सा काम है। इसके अंदर हम लोगों को सिंपल क्या करना होगा? जॉब के अंदर से हम एक सब स्ट्रिंग सिलेक्ट कर लेंगे जो सिर्फ फर्स्ट टू कैरेक्टर्स को लेकर आ रही होगी, और जो हमारा ईयर हायर डेट होगा उसमें से हम ईयर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि उसका कौन से साल के अंदर वो हायर हुआ था उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जो हमारी एक्सट्रैक्टेड दो स्ट्रिंग्स होंगी ना, उन दोनों को हम लोग कॉन्कैटिनेट करके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे। इस तरीके से हमारा वो आइडेंटिफायर बन जाएगा। अब इसको देख लेते हैं क्यूरी को। select steric concatenate, कंट्रोल C, मैं इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, सिलेक्ट स्टेरिक। स्टेरिक का मतलब होता है सारी जो उनसी हमारी कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स हैं वो शो की जाएंगी। उसके बाद हम लोग यहाँ से वो आइडेंटिफायर वाला काम कर रहे हैं।
कॉन्कैटिनेट किया, इसको आप लेफ्ट ले लें, ये भी हमारा एक कीवर्ड ही है। दूसरा तरीका है इसका सब स्ट्रिंग लेने वाला, जो मैं बता रहा था वो है सब स्ट्रिंग ले ली हम लोगों ने जॉब की, फर्स्ट कैरेक्टर से सेकंड कैरेक्टर, फर्स्ट टू कैरेक्टर्स हमारे जॉब के आ गए, और जो हायर डेट है उसमें से जो सा साल होगा वो निकल आएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। किस तरीके से हम लोगों ने शो करना है, एज एन आइडेंटिफायर ये मैंने अलाइस यूज कर लिया कि एज आइडेंटिफायर शो कर दो इसको ना स्क्रीन पर। कौन से टेबल के अंदर से, एम्प्लॉय टेबल के अंदर से। सब स्ट्रिंग सेलेक्ट कर ली हम लोगों ने, क्या लें अभी सेल्समैन था ना, सेल्समैन, और हायर हुआ था 2025 के अंदर, salesman which was hired on 2025। तो इसमें से जो सेल्समैन है उसके फर्स्ट टू कैरेक्टर्स आ जाएंगे, और जो सा हायर डेट है उसमें से जस्ट ईयर आ जाएगा, और इसको हम लोग कॉन्कैटिनेट करके ऐसे 2025 स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे एज आइडेंटिफायर। अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम लोग। जब एग्जीक्यूट किया, इधर हमारे पास हम लोग सिर्फ जॉब और हायर डेट पर फोकस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी एक प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर का फर्स्ट टू कैरेक्टर्स क्या है, पीआर आ गए। उसके बाद जो सा हायर डेट है वो थी 2018-05-10। तो ईयर ऑफ हायर डेट अगर हम देखें कौन से साल के अंदर हायर हुआ था, 2018 के अंदर, तो हम लोगों ने वो 2018 इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया, पीआर 2018। सिमिलरली किसी और के लिए देख लेते हैं, एनालिस्ट हमारा 2022 के अंदर हायर हुआ था, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, इसके फर्स्ट टू कैरेक्टर्स और इसका जो सा साल था वो हम लोगों ने कॉन्कैटिनेट कर दिया, एएन 2022 हमारा आइडेंटिफायर आ गया। इस तरीके से हमारी फर्स्ट क्यूरी सॉल्व होगी, ठीक है। इससे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्यूरी के अंदर हमें क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्यूरी में उसने कहा लिस्ट डिपार्टमेंट नंबर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड एवरेज सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट। अब हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के हम लोगों ने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैलकुलेट करने हैं, और एवरेज सैलरी भी हमारी कौन से टेबल के अंदर है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर। एम्प्लॉयज भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास हमें एक डिपार्टमेंट नंबर पता है ऑलरेडी, हमारे पास 10 डिपार्टमेंट नंबर के कोरिस्पॉन्डिंग जितने भी बंदे हैं हम लोग उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर भी एम्प्लॉय टेबल के अंदर है, जॉब सैलरी भी हमारे पास एम्प्लॉय टेबल के अंदर है, और एम्प्लॉयज को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सिंपल सी क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट काउंट स्टेरिक कर लें, या फिर एम्प्लॉयज इंप नंबर कर लें, चाहे सिलेक्ट काउंट स्टेरिक फ्रॉम, और दूसरी क्या चीज सॉरी शो करवानी है, हाँ एज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और हम लोगों ने एवरेज सैलरी भी शो करवानी है, कॉमा एवीजे ब्रैकेट्स के अंदर हमारी सैलरी आ जाएगी, फ्रॉम इंप टेबल ग्रुप बाय, हम लोग ग्रुप किसके निस्बत से कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर हमने चेक करना है ना, तो हम लोग वो बाय डिपार्टमेंट नंबर कर देंगे। यानी हम लोगों ने तीन चीजें सिलेक्ट करनी है, एक तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट नंबर, दूसरा हम लोग काउंट करेंगे तमाम एम्प्लॉयज को जो हर एक कोरिस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर वर्क कर रहे हैं, उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी हम लोग निकालेंगे एवीजे ब्रैकेट सेल की मदद से। और कौन से टेबल से हम लोग सारा कर रहे हैं, एम्प्लॉय वाले टेबल से सारा कुछ रिट्रीव कर रहे हैं। ग्रुप बाय हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग हमारी किसके निस्बत से हो रही है, डिपार्टमेंट नंबर, यानी कि हर डिपार्टमेंट के लिहाज से हम लोगों ने ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कर देंगे। आगे हमें उसने कोई कंडीशन नहीं दी कि जस्ट इतनी सैलरी होनी चाहिए ये वो वगैरह, वो हमें नहीं दी, तो हम लोग सिंपल यही वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर ये भी सॉल्व करके मैंने लिखी हुई है, इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर हमने सिलेक्ट किया, एवरेज सैलरी हम लोगों ने सिलेक्ट की, काउंट किया हम लोगों ने तमाम एम्प्लॉयज को एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, फ्रॉम कौन से टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से। ग्रुप बाय हम लोगों ने किससे किया, जिस तरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिपार्टमेंट नंबर के लिहाज से हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट के लिहाज से हम ग्रुपिंग कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारी ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। हमें पता चल गया डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर जो एवरेज सैलरी आती है तमाम एम्प्लॉयज की सैलरीज को जमा करके अगर 4 पे डिवाइड किया जाए तो फिर 1 लाख समथिंग आ रही है, ये 1,250 नहीं, हाँ 1 लाख ही है, 250। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 4 हैं,
Similarly, for 20 department number 29 90,250 आ रही है और number of employees 4 आ रहे हैं and so on so forth. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड क्यूरी को भी रन कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है, ये जो सा एवीजे वाला जो सा फंक्शन होता है ये और काउंट, ये दोनों हमारे एग्रीगेट फंक्शंस है। एवीजे वाला फंक्शन क्या काम करता है, सैलरीज को जमा करके नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस एंड इन दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर के लिहाज से हमारे जितने एम्प्लॉयज कैलकुलेट हुए हैं उसके साथ वो डिवाइड करके हमें एवरेज सैलरी दे देगा फ्लोटिंग के अंदर, यानी कि पॉइंट्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो सा काउंट है, काउंट वाला फंक्शन क्या काम करता है, ये भी एग्रीगेट फंक्शन है, ये भी हम लोग ग्रुप बाय क्लास के साथ यूज कर लेते हैं। ये क्या कर रहा है, हमारे जितने भी इंस्टेंसेस है ना उनको कैलकुलेट कर रहा है। अब हम लोग अगर डायरेक्ट एम्प्लॉय टेबल के ऊपर लगाएंगे तो भी ये सारों को कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन जिस टाइम हम ग्रुप बाय के साथ यूज कर रहे हैं तो फिर वो डिपार्टमेंट नंबर के लिहाज से अभी देख रहे हैं कि 10 वाले डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं उनको काउंट कर लो, 20 वाले के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं उनको काउंट कर लो, 30 वाले के अंदर कितने हैं उनको काउंट कर लो। और एज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये एलाइस यूज किया, यहाँ पर हमारा एज नंबर ऑफ शो हो गया। ठीक है, रिजल्ट के अंदर यहाँ पर हमारी सी वाली जो सी कंडीशन, सी वाली हमारी जो सी क्यूरी थी वो भी हमारी एग्जीक्यूट हो गई है। इससे नेक्स्ट क्या है हमारी क्यूरी, लास्ट हमारी क्यूरी है लिस्ट एम्प्लॉय नंबर। पहले नंबर में हम सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय नंबर को, एम्प्लॉय के नेम को, डिपार्टमेंट नेम को। अब हमें यहाँ से देखते ही पता चल जाता है डिपार्टमेंट नेम जो है वो तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर है नहीं, वो तो दूसरे डेप्थ टेबल के अंदर है, यानी हमें डिपार्टमेंट टेबल के साथ एम्प्लॉय टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन हम लोग किस बेस पे करेंगे, फॉरेन की एंड प्राइमरी की जहां इक्वल होगी ना वहां पर उसके लिहाज से हम लोग इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तीसरी चौथी चीज क्या है, सैलरी, ये भी हमारी एम्प्लॉय टेबल से निकल आएगी। ईयर ऑफ हायरिंग डेट, ये भी हमारी एम्प्लॉय टेबल से निकल आएगी। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है फॉर ऑल एनालिस्ट। एनालिस्ट हमारी क्या होती है, जॉब होती है, जॉब भी हम लोग एम्प्लॉय टेबल से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सॉर्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू सैलरी, सैलरी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको सॉर्ट कर लेना है। वो क्या होगा, ऑर्डर बाय हम लोग कर लेंगे सेल, और हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कर रहे हैं तो फिर कीवर्ड लगा देंगे DESC, डिसेंडिंग। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सी क्यूरी है बिल्कुल, इसको भी हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझ भी लेते हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने जिस तरह मैंने जो जो चीजें बताई थी वही होंगी इधर भी। यहाँ पर ई हम लोग एम्प्लॉय के तौर पे एलाइस यूज कर रहे हैं, यानी कि जहां पर हम लोगों ने इंप लिखना था वहां पर अब हम जस्ट ई लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एलाइस इसको असाइन कर दिया, डिपार्टमेंट को डी एलाइस असाइन कर दिया, यानी कि जहां पर डिपार्टमेंट डेप्थ पूरा लिखना था वहां पर हम लोग जस्ट डी लिख सकते हैं। अब यहाँ से आइडेंटिफाई आप इजीली कर सकते हैं, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय नंबर ले रहे हैं हम लोग, उसके बाद एम्प्लॉय टेबल से हम लोग ई नेम ले रहे हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट टेबल से ये देखें ना डी यूज किया हुआ है इधर एलाइस, तो डिपार्टमेंट टेबल से डी नेम हम लोग लेकर आ रहे हैं। उसके बाद सैलरी हम लोग किधर से लेकर आ रहे हैं, सैलरी का उसने मेरे ख्याल से कहा नहीं था वैसे, सैलरी उसने कहा हुआ है, हाँ कहा हुआ है, सैलरी का भी कहा हुआ है। तो फिर एम्प्लॉय टेबल से हम लोग सैलरी ले रहे हैं, उसके बाद हायर डेट जो सी है उसका ईयर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, जस्ट हम लोगों ने ईयर ऑफ हायरिंग डेट दिखाना है, पूरी हायर डेट नहीं शो करवानी। अगर पूरी हायर डेट शो करवानी होती तो हम लोग ईयर ना लिखते साथ, लेकिन इन दिस केस हमने ईयर भी लिखना है क्योंकि जस्ट हम लोगों को उसका साल चाहिए। कौन से टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, और उसको ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने डिपार्टमेंट टेबल से। डिपार्टमेंट टेबल ये साथ एलाइस यूज किया हुआ है, एम्प्लॉय टेबल को डिपार्टमेंट टेबल से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन हम लोगों ने किस बेस पे किया, प्राइमरी एंड फॉरेन की के बेस पे, जहां पर प्राइमरी की हमारी डेप्थ नंबर डिपार्टमेंट टेबल का एम्प्लॉय के टेबल के डेप्थ नंबर के इक्वल होगा, वहां पर हम लोग उन कॉलम्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कंडीशन। कंडीशन हमें उसने दी थी कि जो उनसे
हम लोगों ने शो करना है ना डाटा, वो जस्ट एनालिस्ट का होना चाहिए, जिनकी जॉब जो सी है वो एनालिस्ट हो। तो फिर हम लोगों ने लिख दिया एम्प्लॉय टेबल के अंदर से जो सा जॉब वाला एट्रीब्यूट है ना वो इक्वल टू एनालिस्ट होना चाहिए, यानी कि उनकी जॉब एनालिस्ट होगी तभी डाटा शो करना, वरना शो ना करना, हमें बाकियों के डाटा से गर्ज नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने आगे लिखा हुआ था उधर कि हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर शो करें ऑन द बेस ऑफ सैलरी, यानी कि जिसकी सारों से ज्यादा सैलरी होगी वो सारों से टॉप पर होगा, एंड उससे कम वाली फिर नेक्स्ट पर, सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पर हम लोगों ने यूज कर लिया ऑर्डर बाय क्लास। ऑर्डर बाय क्लास हम लोग यूज कर लेते हैं किसी चीज को ऑर्डर देने के लिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऑर्डर बाय कर दिया हम लोगों ने सैलरी के बेस पे, क्योंकि हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं या उसको सॉर्ट कर रहे हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया DESC, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो सारों से हमारे पास मैक्सिमम सैलरी होगी वो सारों से टॉप पर आएगी। अगर मैं ACS लिखता ना असेंडिंग ऑर्डर, तो ये बन जाता है असेंडिंग ऑर्डर, सारों से छोटी वाली पहले, फिर सो बड़ी 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 और लास्ट में सारों से बड़ी। लेकिन हमें पेपर के अंदर डिसेंडिंग दिया हुआ था तो DESC हम लोगों ने लिखना है। ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपको एज इट इज ही याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर आप मिस्टेक नहीं कोई कर सकते, ये जिस तरह हैं इसी तरीके से आपने उधर पेपर के अंदर भी लिखने होते हैं, ठीक है। तो इधर हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास एम्प्लॉय नंबर आ गया, एम्प्लॉय का नेम आ गया, डिपार्टमेंट नेम आ गया, सैलरी आ गई डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि 90,000 सालों से बड़ी है, 62,000 उससे छोटी छोटी छोटी, 43 सालों से छोटी। उसके बाद जो ईयर ऑफ हायर डेट है वो हम लोगों का इधर आ गया, किस किस डेट को हायर हुए थे। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर ऑफ हायर डेट इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर इसको सिंपल हम लोग बनाना चाहते हैं तो फिर हम लोग इधर एलाइस यूज कर लेंगे एज ईयर ऑफ हायर, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल। ये काम होता है लाइस का, आपको अब इधर से आइडिया हो जाएगा। ईयर ऑफ हायर, अब यहाँ पर जब रिजल्ट शो हुआ ईयर ऑफ हायर आया, पहले क्या आ रहा था ईयर ब्रैकेट के अंदर E.हायर डेट, इंस्टेड अब इस तरीके से हम लोग शो कर रहे हैं। इस तरीके से आप एलाइस को यूज करके कुछ भी अपने रिजल्ट के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। दैट्स इट, बस यही क्यूरीज थी इस पेपर के अंदर, आसान ही थी ज्यादातर तो ओके, ठीक है। इस तरीके से आप सोल्यूशन उधर लिख कर आएंगे तो आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स ग्रांट किए जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।